Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to lecture number 22 of your GS Economy lecture series. आज के लेक्चर से हम ना इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हमारा खत्म हो चुका है और हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। नाउ जैसा कि आप लोग जानते ही हो, जब हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टॉपिक करा था तो हमने देखा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम मेजरली 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा होगा आपका सर्विसेज सेक्टर, राइट। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड हम कर चुके हैं अच्छे से। अब हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बारी है, ऑलराइट। फिर हम सर्विसेज को देखेंगे पर ब्रीफ में देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। वैसे भी किसी भी इकोनॉमी के लिए ना इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में, ये हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ये पूरे के पूरे टॉपिक में हम क्या क्या इश्यूज या क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ऑलराइट। व्हाट विल वी कवर इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर की लेक्चर्स में? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और 1991। अगर आपको इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्ट्री जाननी है या एवोल्यूशन जाननी है ना, तो ये 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में ही हम इसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना बड़ा रोल है एक इकोनॉमी को ऊपर उठाने में। फिर हम देखेंगे कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की, जैसे नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पॉलिसी है, मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है। फिर हम एंड में आएंगे एमएसएमई सेक्टर। ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसकी इंपॉर्टेंस हम अपने करंट अफेयर्स में कई बारी डिस्कस भी कर चुके हैं। इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमने करंट अफेयर्स में कवर भी करा था, राइट। फिर डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या है इंडिया की, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, देन एफडीआई पॉलिसी क्या है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि इस बारी के इकोनॉमिक सर्वे ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। Alright, so without further ado, let's begin with our industrial sector, ठीक है। Now, इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। Why is इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसिडर्ड सो इंपॉर्टेंट? देखो, कोई भी इकोनॉमी ना जब ग्रो करती है ना, तो इट ग्रोज ऑन द बैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी आप देखोगे ना कि किसी इकोनॉमी ने टेक ऑफ करा है, ये जनरली इकोनॉमिस्ट वर्ड यूज करते हैं कि इकोनॉमी में ने किसी तरह टेक ऑफ करा है। टेक ऑफ मतलब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड हो गई, ठीक है। तो वो करा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन पे है। इंग्लैंड पहले कुछ भी नहीं था, फिर इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो इंग्लैंड एक तरह से सुपर पावर की राह पे चल पड़ा। अमेरिका का भी यही हाल था, रशिया, सोवियत यूनियन, ये सारे के सारे बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, आज जापान हो गया, चाइना हो गया, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के राइज पे ही डिपेंड करती हैं। चाइना में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का इतना मैसिव राइज हुआ कि आज चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रहता है, और सिर्फ आज से नहीं, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से। ओके, नाउ ये जो मैंने बात कही है ना, लेट्स सपोज ये आपके ना इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ है। नाउ शुरुआत में ना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नियरली ऐसे फ्लैट ही रहती है, ठीक है। हर इकोनॉमी की ना शुरुआत में इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लैट ही रहती है। फिर एक स्टेज आता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली बढ़ने लग जाती है, ठीक है। फिर इवेंचुअली प्लेटो आने लग जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा सा ही ग्राफ चलता है हर इकोनॉमी या हर कंट्री की हिस्ट्री अगर उठा के देखें, पिछले 200 साल की अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो जो आज डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो आज यहां लाए करती हैं, वो कभी यहां भी लाए करती थी ना। जब आपकी इकोनॉमी एकदम बेस लेवल पे होती है ना, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी उसे कंसिडर नहीं करते, और डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी नीचे कंसिडर करते हैं। जब भी आपकी इकोनॉमी इस स्टेज में होती है ना, नीचे की स्टेज में, तो जनरली पाया जाता है कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ज्यादातर अग्रेरियन होता है।
यानी कि आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया को कहते थे ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आपकी इकोनॉमी जनरली अग्रेरियन होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट होता है जब आप नीचे लेवल के होते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 300-400 साल पहले इंग्लैंड का भी यही हाल था। फिर इंग्लैंड में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर इंग्लैंड की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो अग्रेरियन से शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल हो गया। ठीक है, तो जब आपकी ट्रांजिशन हुई अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल, उसी टाइम देखा गया कि इंग्लैंड की इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई, टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच गई। ठीक है, और हर कंट्री के साथ ऐसा होता है, अग्रेरियन से आप शिफ्ट कर जाते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और अब आप रैपिड ग्रोथ दिखा रहे हो, आपके कंट्री में वेल्थ रैपिडली बढ़ती जा रही है। फिर जब आपकी इकोनॉमी मैच्योर हो जाती है ना काफी हद तक, तो आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है दोबारा से। मैच्योर इकोनॉमी ज्यादातर डिपेंड करती है सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, तो पहले एक इकोनॉमी जब लीस्ट डेवलप्ड स्टेज पे होती है तो वो होती है ज्यादातर अग्रेरियन, फिर वो जब ग्रो करना शुरू करती है वो इंडस्ट्रियल हो जाती है, और फिर उसके बाद जब वो मैच्योर स्टेज पे आ जाती है तब उसे हम कहते हैं कि वो सर्विसेज सेक्टर में आ गई। क्लियर? इसीलिए शुरुआत से सिंस 1950s इंडिया के पॉलिसी मेकर्स का हमेशा से फोकस रहा है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी तो एक तो बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर दूसरा मेन एडवांटेज पता क्या है? जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है और आप डेवलप्ड नेशंस की राह पे चल पड़ते हो। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, नाउ एक चीज जो मैं इसी के साथ साथ, वैसे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड नहीं है पर मैं फिर भी क्लियर कर देता हूं, बिकॉज व्हाट्सएप पे किसी ने डाउट पूछा था। ठीक है, कहते हैं किसी ने डाउट ये पूछा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है। वैसे तो इसे हमने एम्प्लॉयमेंट में करना था, फिर भी बिकॉज मैंने अभी फेजेस की बात करी है ना, पहले आप एग्रेरियन होते हो, फिर इंडस्ट्रियल होते हो, फिर सर्विसेज, मैच्योर इकोनॉमी पे आ जाते हो, तो साथ ही साथ इसकी भी बात कर लेते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, देखो कहा यह जाता है जब आपकी इकोनॉमी लोअर स्टेज पे होती है ना, जब आपकी कंट्री में डेवलपमेंट के लेवल्स बहुत कम होते हैं, तो अगर आपकी पॉपुलेशन को स्टडी करो ना तो कुछ ऐसे दिखती है आपकी पॉपुलेशन। लेट्स सपोज यहां पे आपके आएंगे मेल्स, यहां पे आएंगे आपके फीमेल्स, और आपने ना उनको एज के बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है। 10 ईयर का एज ब्रैकेट है, ये 20, 30, 40 ऐसे करते करते ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, नाउ जब आप लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हो ना बहुत ही कम लेवल पे, तो आप पाते हो कि ये जो इनकी डेमोग्राफी है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ ना ये स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ट्राइंगल वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले तो इसे फेज 1 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी इकोनॉमी लोअर लेवल पे होती है ना, तब यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और बड़े लोगों की पॉपुलेशन कम होती जाती है। जब भी आपकी इकोनॉमी लोअर लेवल पे है तो फर्टिलिटी रेट्स या रिप्रोडक्शन लेवल्स बहुत हाई होंगे, लोग बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करेंगे, और बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते, ज्यादा एज नहीं होती। तो ये जो हायर एज ब्रैकेट है इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी लोअर एज ब्रैकेट में है। ठीक है, फिर जैसे ही आपकी इकोनॉमी डेवलप करती है ना, आप फेज 2 में आ जाते हो। उसमें पता है क्या होता है? उसमें स्ट्रक्चर ये हो जाता है, ये थोड़ा नैरो होने लग जाता है, बीच से फ्लैट होने लग जाता है और ऊपर भी नैरो होता है, कुछ ऐसे बेल सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सा स्ट्रक्चर आता है, बीच से बड़ा होता है। ये फेज 2 होगा। और फेज 3 पता है क्या होता है? एक तरह से जैसे फेज 3 भी एक होता है, एक फेज 4 भी कहते हैं, जब आपकी इकोनॉमी मैच्योर होगी बहुत ज्यादा, जापान रशिया वाले, रशिया तो नहीं, जापान के लेवल्स पे आ गए। उसमें क्या होता है? लोगों के रिप्रोडक्शन के जो रेट्स हैं, लोग कम रिप्रोडक्शन करते हैं, फर्टिलिटी रेट्स कम हो जाते हैं, लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, तो यंगर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, मिडिल पॉपुलेशन थोड़ी होती है, पर ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कई डेवलप्ड कंट्रीज में हम देख रहे हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसमें ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मिडिल की जो कंट्री होगी, ठीक है, उसमें मिडिल एज ज्यादा होंगे, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होगी उसमें यंगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ये मैंने ब्रीफ में बताया आपको, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, वैसे इसे हम डिटेल में करेंगे, और ज्योग्राफी में तो आप इसे अच्छे से करोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी जब करेंगे। खैर, ये मेजर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये किसी ने डाउट पूछा था तो मैंने बता दिया।
पर मेन हमारा यह है कि कोई भी इकोनॉमी जब राइज करती है तो वो उसका जो टेक ऑफ पीरियड होता है उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने में रहा है सिंस 1950s और आज भी है। क्लियर? मेक सेंस? अब हम ये देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के वैसे एडवांटेजेस क्या हैं। व्हाई इज इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया एडवांटेजेस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर के तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, इंडस्ट्री प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन डिटर्मिनिंग द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है। ठीक है, फॉर एनी इकोनॉमी टू बी ग्लोबली सक्सेसफुल इट नीड्स टू हैव अ रोबस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। कोई भी इकोनॉमी जब ग्लोबली सक्सेसफुल होती है ना वो हमेशा एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस होती है। हिस्ट्री उठा के देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज रही है ना हिस्ट्री में, थ्रू आउट देयर हिस्ट्री, जब भी वो बड़ी बनी है तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा है, वो इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज रहे हैं। जापान इंडस्ट्रियल पावर हाउस रहा है, इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, यूएसए था। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैक पे ही डेवलप बनती हैं। क्लियर? नाउ हम स्पेसिफिक एडवांटेजेस देख लेते हैं। व्हाई इज इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट, और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस ही हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज यही इंपॉर्टेंस जो है ना इसकी, जो पॉइंट्स आगे हम देखेंगे, वो हमारे 1950s के पॉलिसी मेकर्स को भी पता था, तभी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पुश दे रहे थे। ठीक है, वाई इज इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट? पहली बात तो ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और ये ऐसी वैसी इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, हाई वैल्यू जॉब्स जनरेट करते हैं। जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा तो ज्यादातर इंप्लॉयमेंट आपके कंट्री में अग्रेरियन एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंप्लॉयमेंट है वो लो लेवल है, लो पेइंग इंप्लॉयमेंट है। जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाते हो, जब आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल हो जाता है, तब जो जॉब्स भी क्रिएट होती है ना वो हाई वैल्यू जॉब्स होती हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर बेस्ड जॉब्स। तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, प्लस जितना ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हाई होएगा उतने ज्यादा आपके कंट्री में R&D भी प्रमोट होगी। R&D मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप ये हिस्ट्री उठा के देख लो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में ना साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ हुई है। क्या होता है, अगर किसी इंडस्ट्री को बढ़ना है ना, बहुत आगे जाना है और ग्लोबली कंपीट करना है, तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, उसे इनोवेशन पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, तभी तो वो इट विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। कोई इंडस्ट्री को अगर ज्यादा तगड़ा होना पड़ेगा तो उसे इनोवेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। एप्पल ने कैसे मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया मोबाइल फोन मार्केट का? क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आया था ना वो। सबसे पहले फुली टच स्क्रीन फोन्स एप्पल लेके आया था, राइट? तो इनोवेशन करनी होती है तो आपके कंट्री में ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जब बढ़ता जाएगा तो आपकी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन होगी ना। मॉडर्नाइजेशन का दो एस्पेक्ट है। एक तो मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट ये है, और ये मॉडर्नाइजेशन ही रीजन था कि नेहरू ने इतना फोकस दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। मॉडर्नाइजेशन का एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि इकोनॉमिकली आप मॉडर्न होते जा रहे हो, ये तो सबको समझ ही आ जाएगा। पर मॉडर्नाइजेशन का एक सोसाइटल एस्पेक्ट भी है कि सोसाइटी भी मॉडर्न होती जाएगी। पहले जब इंडिया विलेज बेस्ड था ना, तब सारे जो इंडिया में बहुत ज्यादा डिविजन्स थी, कास्ट बेस्ड है, कास्ट हायरार्कीज बहुत ज्यादा वो हैं, रिजिड है, और बहुत ज्यादा ऐसे ना ओल्ड स्कूल लोग हैं ना। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती जाएगी अर्बनाइजेशन होती जाएगी, और अर्बन एरियाज की खास बात क्या है, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग एक साथ रह रहे होते हैं। अर्बनाइजेशन से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बनता है, और आप दूसरे रिलीजन के, दूसरे कास्ट के लोगों की तरफ ज्यादा टॉलरेंट होते हो, राइट? तो मिक्सिंग होती है ज्यादा। तो जो मॉडर्नाइजेशन है ना, उसका सोसाइटल एस्पेक्ट भी है। अब आपके ख्याल भी मॉडर्न हो रहे होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ओपन डिस्कशन होगी बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से, जितनी डिस्कशन होगी आपके ख्याल भी उतने ओपन होंगे। अगर आप अपने जैसे लोगों के साथ एक गांव में रह रहे हो तो ख्यालात ऊंचे नहीं है, पर अर्बन एरियाज में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की वजह से सोसाइटल एडवांसमेंट भी, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और इकोनॉमिकल मॉडर्नाइजेशन तो हो ही रही है, नए नए गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं। तो सोसाइटी भी मॉडर्नाइज होती है और इकोनॉमी भी मॉडर्नाइज होती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बूस्ट होगा तो मॉडर्नाइजेशन बूस्ट होती है। ठीक है, मेक्स द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। अब सेल्फ सफिशिएंट कैसे?
आपकी कंट्री में मान लो वेल्थ तो बहुत ज्यादा है, पर आपकी कंट्री कोई भी इंडस्ट्रियल गुड नहीं बनाती, सारा का सारा इंपोर्ट करती है। टीवी खुद नहीं बना पाती, गाड़ियां नहीं बना पाती, फ्रिज नहीं बना सकती, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो खुद नहीं बना सकती, इंपोर्ट करने पड़ेंगे उसे, राइट। बट अगर आप खुद ही गाड़ियां बना रहे हो, अगर आप खुद ही सारी चीजें इंडस्ट्रियल गुड्स बना रहे हो, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो। इंडिया में गाड़ियां भी खुद बनती हैं, टीवी भी खुद बन सकते हैं, कई चीजें इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया ज्यादा सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। और ये जो आत्मनिर्भर पैकेज अभी रिसेंटली भी आया है ना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, उसका भी पर्पस था कि जो गुड्स इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं ना, उसमें भी इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए। मेक इन इंडिया जो लेके आया है ना ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका भी पर्पस ये है कि इंडिया में ही गुड्स बने, आप सेल्फ रिलायंट हो तो सेल्फ सफिशिएंट बनते हो। क्लियर? अच्छा, एक एडवांटेज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना और अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करना। इट हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। कैसे? लिंकेजेस का मतलब क्या है? आपको पता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है ना, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस कर रही है, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका फायदा ना स्पिल ओवर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी और सर्विसेज सेक्टर पे भी। कैसे? मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ना उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड भी होगी। अगर इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है, तो उसकी कॉटन एज अ रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। मेक सेंस? तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है आपका, तो डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करने लग जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम्स बढ़ने लग जाएंगी। और जैसे ही एग्रीकल्चरल इनकम्स बढ़ने लग जाएंगी, रूरल एरियाज में इनकम्स बढ़ने लग जाएंगी, वो अपनी इनकम कहीं स्पेंड तो करेंगे, वो टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, राइट। तो जब एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ा देंगे इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो दोनों एक दूसरे पे एक तरह से लिंक्ड हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की इनकम बढ़ती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को और फायदा होता है, और फायदा होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होता है, और ये एक तरह का वर्चुअस साइकिल बन जाता है। ठीक है। वैसे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप ये, मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होगे कि सर अगर इतना वर्चुअस साइकिल होता तो अभी तक बना क्यों नहीं है वर्चुअस साइकिल। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं बना, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। बस एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो करना है, और एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है अगर इंडस्ट्री ने ग्रो करना है। तो इनके स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है। मेक सेंस? ठीक है, चलो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर आप बढ़ाते हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ता है, आपको ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है। पर इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर भी है। अब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट भी तो बहुत ज्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो डोंट यू थिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, राइट? देन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो स्टोरेज सर्विसेज के लिए भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, राइट? स्टोरेज सर्विसेज के लिए भी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, जैसे आईटी कंसल्टेंट्स आप हायर करते हो, कई कंसल्टेंट्स को हायर करते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत सारे लॉयर्स को हायर करना पड़ता है, तो लीगल सर्विसेज बढ़ेंगी। देन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो फाइनेंस भी चाहिए होगा इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है? डोंट यू थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी बढ़ेंगी? अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो शेयर मार्केट भी बढ़ेगी। शेयर मार्केट में काम कर रहे होते हैं ये ब्रोकर्स वगैरह, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक फी पे, तो सर्विसेज सेक्टर बढ़ता है। लीगल सर्विसेज बढ़ती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ती हैं, रिटेल और होलसेल की सर्विसेज बढ़ती हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सर्विसेज भी उनको अकंपनी करती ही करती हैं। तो सर्विसेज सेक्टर की भी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस है इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है तभी हम कहते हैं कि जब इकोनॉमीज जब ग्रो करी थी, टेक ऑफ करी थी, तो
टेक ऑफ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा था, पर पूरी की पूरी इकोनॉमी उसके साथ टेक ऑफ हो रही थी। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ, सर्विसेज सेक्टर के साथ। तो जब यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यूके जब इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उठा रहा था, सर्विसेज सेक्टर को भी उठा रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिलीव करता है सबका साथ सबका विकास में। ठीक है, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, इट हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं, इसको टर्शरी बोल देते हैं, और इंडस्ट्रियल को सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो प्राइमरी भी बढ़ेगा, हमने देख लिया, और टर्शरी सेक्टर भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो तो आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करोगे, तो आपका फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा। प्लस अगर आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा रहे हो तो कई बार इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। एक हिसाब से फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, और नॉट जस्ट फॉरेन ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ेगा। और जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज भी आएंगे, जीएसटी मिलेगा। जितने गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं उतना ही तो जीएसटी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को फिस्कल फायदा भी है, फिस्कली भी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। मेक सेंस? तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और ऐसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जिनसे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे तवज्जो दी जाती है, और आज की नहीं दी जाती, नेहरूवियन टाइम से दी जाती है। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो। बट अब हम बात करते हैं कि नेहरूवियन टाइम से हम तवज्जो तो दे रहे हैं, ठीक है, पर नेहरूवियन टाइम से लेके अब तक हमारी इंडस्ट्री डेवलप कैसे हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जब लगाओगे आपको पता चलेगा कि जब से कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी ना, जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तो उन्होंने स्पेसिफिक पॉलिसीज लगाई थी, स्पेसिफिक पॉलिसीज यूज करी थी टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। अगर आपने शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड में टॉक सुनी होगी, एक बार ऑक्सफोर्ड में उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने क्लियरली बताया था कि बिफोर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया और चाइना ने कैप्चर करी थी वर्ल्ड की। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आगे था, बट जब ब्रिटिश यहां पे आए इंडिया में, उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करा। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज ना करते तो खुद इंडस्ट्रियलाइज ना होते। ब्रिटेन में भी सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वो टेक्सटाइल सेक्टर में ही आई थी। लैंकाशायर और यॉर्कशायर में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी, मशीन मेड टेक्सटाइल्स बन रही थी। पर उन्हें अगर मार्केट शेयर चाहिए वर्ल्ड का, तो उन्हें वर्ल्ड की मार्केट से पहले इंडिया को निकालना पड़ेगा, और उन्होंने इंडिया को निकाला, इंडिया को स्पेसिफिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा, और फिर ब्रिटेन ने वर्ल्ड की टेक्सटाइल मार्केट कैप्चर कर ली। तो इंडिया में स्पेसिफिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट में। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स यहां से गए और नेहरूवियन जो भी पॉलिसी मेकर्स थे, उनको जो हिंदुस्तान मिला उसमें इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत थी। 1947 के दौरान इंडिया अग्रेरियन था, ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही थी। इंडिया में मिडिल क्लास ही नहीं थी, या तो अपर क्लास थी, राजा महाराजाओं के बच्चे थे, या एलीट लॉयर्स के बच्चे, जैसे नेहरू खुद लॉयर थे, ठीक है, या तो बड़े बड़े रजवाड़े हैं, जमींदार, लॉयर्स वगैरह, या बिल्कुल ही लो क्लास है। मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट? तो इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी इलिटरेट भी है और एग्रेरियन है, ठीक है। इसीलिए इतने बुरे डी इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद उस टाइम पे नेहरूवियन इकोनॉमिस्ट ने और जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया कि अगर इंडिया हैज टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ नेशन, अगर वर्ल्ड में इंडिया को अपनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन बनानी है तो इंडिया को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट का ज्यादातर मैन पावर, गवर्नमेंट की ज्यादातर रिसोर्सेज और गवर्नमेंट की ज्यादातर अटेंशन इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज से वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, तभी इंडिया में टेक ऑफ हो सकता है। ब्रिटिश लेफ्ट आवर इकोनॉमी इन रूइंस, हमारी इकोनॉमी तहस नहस थी। अगर इंडिया को टेक ऑफ करना है बाकी कंट्रीज की तरह, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह, तो इस पे फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो जब फोकस करने बैठे तो उन्होंने पाया आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर इंडस्ट्री वाज इन शैम्बल्स, टूटी फूटी है। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे बिरला, टाटा वगैरह, पर ये बहुत थोड़े थे। ठीक है, देयर वाज लो आउटपुट, लो प्रोडक्टिविटी एंड वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। इंडस्ट्रियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, प्रोडक्टिविटी गिरी हुई है ओवरऑल, और आउटपुट भी गिरी हुई है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इंडिया रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू मेक इट एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस। ठीक है, तो अब इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने एक टास्क था कि इंडिया को पावर हाउस कैसे बनाया जाए, इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बनाया जाए ना। उसके लिए इंडियंस लेके आए सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसमें गवर्नमेंट का सारा पॉलिसी रोड मैप था कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज कैसे किया जाए। बट इस 1948 वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ये ज्यादा दिन नहीं चल पाई, और इसीलिए इसके प्रोविजंस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसमें से सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है IPR 1956। ठीक है, इसने पूरा का पूरा रोड मैप देख लिया था कि इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बनाया जाए, और ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, ये भी थी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, पर ये इतनी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे इतना डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, मेन जो इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आई थी वो आई थी 1956 में। दिस वाज सो मच सो इंपॉर्टेंट कि 1956 से लेके 1991 तक कहा जाता था कि ये जो IPR 1956 है ना, दिस इज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा यह जाता था, 1991 में हमने इसे बदल दिया था, पर 1991 तक इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से इसे कह सकते थे आप। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पॉपुलर कल्चर में कहा था, गवर्नमेंट ने खुद से नहीं बोला था, पर पॉपुलर कल्चर में बोला गया था कि इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन इस पॉलिसी से आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये पॉलिसी थी क्या, और इस टाइप की पॉलिसी निकालने की क्या जरूरत थी। इसमें जो प्रोविजंस थे ना वो बहुत ज्यादा ऐसे थे जिसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे? उस टाइम ऐसी क्या परिस्थितियां थी, उस टाइम ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से अंडर IPR 1956 गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस एस्टैब्लिश करे, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा इंडिया में अभी तक की इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई है। IPR 1956. Now, Industrial Policy Resolution 1956 gave commanding heights of the economy to the government. गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नाउ ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट का रोल जो है ना वो कुछ ही एरियाज में है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, डिफेंस के देखना, ठीक है, कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम मेंटेन करना, ये गवर्नमेंट के कोर फंक्शन है। बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फंक्शंस भी दिए। थ्रू दिस पॉलिसी रेजोल्यूशन गवर्नमेंट बिजनेस की एक्टिविटी में भी आ गई, गवर्नमेंट ने खुद की कंपनीज एस्टैब्लिश करी, गवर्नमेंट खुद बिजनेस करने लग गई। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ऐसा क्यों करा, क्यों गवर्नमेंट को इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स दी गई? मेजर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी ना सारी की सारी गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दी कि गवर्नमेंट ही इसमें कंपनी खोल सकती है। कोल सेक्टर है अगर, तो कोल सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी खोल सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है। आयरन एंड स्टील है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी होगी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकती, राइट? ये कमांडिंग हाइट्स क्यों दी गई? वेल, उसके पीछे ना दो मेजर कारण थे। एक, देखो, आप प्राइवेट हाथों में ना छोड़ भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो इंडिया की सिचुएशन थी ना, इंडिया के प्राइवेट बिजनेसमैनों के पास, या प्राइवेट बिजनेसमैन जितने भी थे, या प्राइवेट जितने भी कंपनीज थी, उनके पास ना इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडिया को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज कर सके। ठीक है, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर थे, टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास वगैरह, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर थे, पर उनके पास ना इतना ज्यादा कैपिटल नहीं था कि इंडिया को एकदम से इंडस्ट्रियलाइज कर दे। धीरे धीरे कर सकते थे, पर एकदम से इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं बना सकते, बिकॉज इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, राइट? तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के पास इतना कैपिटल नहीं था।
अगर इंडिया के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास कैपिटल नहीं है, तो इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए कैपिटल कहां से आएगा? गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेटअप करेंगे इंडस्ट्रीज। दूसरा कारण पता है क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो इसी से जुड़ा हुआ है वो ये कि जिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कैपिटल था भी ना, वो भी अपना कैपिटल लगाना नहीं चाहते थे। क्यों? उसका बहुत सिंपल रीजन है, इंडिया उस टाइम पे एक गरीब कंट्री था, अ वेरी पुअर कंट्री। और पुअर कंट्री में एक चीज की डेफिशिएंसी होती है, और वो क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की? तो इंडिया में डिमांड के लेवल्स बहुत कम थे क्योंकि पुअर कंट्री है। नाउ प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास पैसा है लगाने को, वो पुअर डिमांड कंडीशंस में कभी अपनी कैपिटल नहीं लगाएंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, मान लो मैंने ये पेन की फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास पैसा भरपूर पड़ा है कि मैं 100 फैक्ट्रियां लगा दूं इस पेन की, ठीक है, इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, पर मुझे पता चलता है इंडिया में इस पेन की डिमांड ही नहीं है, तो मैं अपनी कैपिटल क्यों वेस्ट करूंगा इंडिया में इस पेन की फैक्ट्री लगाने में, राइट? तो इसीलिए इंडिया में डिमांड लेवल्स इतने कम थे, बिकॉज इंडिया वाज अ पुअर कंट्री। इसी वजह से इंडिया में जिनके पास कैपिटल भी था वो भी लगाने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा। क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं आती, गवर्नमेंट वेलफेयर मोटिव के लिए आती है। गवर्नमेंट को अगर लॉस भी उठाना पड़े, पर अगर उस लॉस के बदले आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो गवर्नमेंट कर लेगी। पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो प्रॉफिट के लिए आ रहा है, वेयरएज़ गवर्नमेंट के दिमाग में नेशनल डेवलपमेंट का गोल है। तो अगर उसे कुछ साल शुरुआत में प्रॉफिट नहीं भी होगा, फिर भी वो इंडस्ट्री खोल देगी। इसीलिए उस टाइम पे यह डिसाइड किया गया अंडर आईपीआर 1956 कि गवर्नमेंट को कमांडिंग हाइट्स दे दो, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फिर भी पैसा है, कैपिटल है कि वो सेटअप कर सके, और गवर्नमेंट लॉस से डरेगी नहीं, ठीक है? तो इसीलिए गवर्नमेंट को डिमांड का भी फर्क नहीं पड़ता इतना, और गवर्नमेंट के पास कैपिटल भी है। सो 2 रीजंस, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, poor demand condition made investments risky for industrialists who had capital। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो गवर्नमेंट को की रोल देना पड़ेगा। मेक सेंस? ठीक है। एम पता क्या कर रही थी गवर्नमेंट एम पता क्या कर रही थी? गवर्नमेंट की सोच रही थी कि आज हम ना इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं बहुत सारी, खुद ही हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, प्राइवेट लोगों को सेटअप ही नहीं करने देते। हम खुद इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे ना तो इंडस्ट्रियल जॉब्स जनरेट होंगी। जब इंडस्ट्रियल जॉब्स जनरेट होंगी तो इंडिया में एक मिडिल क्लास बननी शुरू हो जाएगी। सरकारी नौकरियां देंगे, जब सरकारी काम ही बहुत ज्यादा होंगे तो सरकारी नौकरियां भी होंगी। तभी आज तक सरकारी नौकरियों का वो स्टेटस है हमारे कंट्री में। ये 1956 से गवर्नमेंट ने PSUs बनाने शुरू कर दिया, कंपनीज बनानी शुरू कर दी, अपना रोल इकोनॉमी में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो इंडिया में मिडिल क्लास बनने लग गई। जब मिडिल क्लास बनने लग गई और वो मिडिल क्लास मैच्योर हो गई तो उसके पास बाइंग कैपेसिटी भी थी। लोअर क्लास पे बाइंग कैपेसिटी नहीं थी, सिर्फ रिच क्लास पे थी, पर अब मिडिल क्लास बन रही है तो उस पे बाइंग कैपेसिटी भी होगी। जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ती जाएगी, कंट्री में एग्रीगेट डिमांड लेवल्स बढ़ते जाएंगे, और जैसी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड लेवल्स बढ़ते जाएंगे, अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज होंगे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें, राइट? तो लॉन्ग टर्म एम ये था कि गवर्नमेंट अभी कमांडिंग हाइट्स ले ले ताकि फ्यूचर में वो ऐसी कंडीशंस बना दे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी शुरू हो जाए इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑलराइट, मेक सेंस? नाउ सो इन December 1954 पार्लियामेंट अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द गोल ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में फर्क पता क्या होता है? ध्यान से देखना। नाउ इंडिया को ना मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, अभी भी और पहले भी कहा जाता था। ये ध्यान से सुनना फर्क। देखो, 2 तरह की मेजर इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पता है कौन सी होती है? जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे प्राइवेट हैंड्स में होती है। खासकर कैपिटल जो होगी ना वो प्राइवेट हैंड्स में होगी, प्राइवेट कैपिटलिस्ट जहां ज्यादा होंगे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी पता है कौन सी होती है? सोशलिज्म, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या कैपिटल पूरी सोसाइटी के पास होगा, सोसाइटी कॉमनली ओन करती है ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को,
ठीक है ना। सोसाइटी कॉमनली कैसे ओन कर सकती है? सोसाइटी का एजेंट कौन है? हमारी पूरे सोसाइटी के बिहाफ पे कौन एक्ट करता है? गवर्नमेंट। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में क्या होता है, ये जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, ये सोशलिस्ट होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी सारी गवर्नमेंट की होंगी, जितना भी कैपिटल होगा सारा गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट हाथों में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक हो गया कैपिटलिस्ट जहां प्राइवेट हाथों में सारा इकोनॉमी है, एक हो गया सोशलिस्ट। ठीक है, अब इंडिया जानता है कि इंडिया कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो रीजंस हैं, प्राइवेट हाथों में कैपिटल ही नहीं है इतना, और दूसरा कंप्लीटली सोशलिस्ट भी नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री को भी तो बढ़ाना है आपने, है ना। तो इसीलिए इंडिया ने फॉलो करा एक मिक्स्ड मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो 1956 से इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, बट इस मिक्स्ड इकोनॉमी में ज्यादातर रोल गवर्नमेंट का है। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज हैं, बट कुछ मिक्स्ड इकोनॉमीज होती है जिनमें ज्यादातर ना रोल प्राइवेट का होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट होती हैं काफी हद तक। ठीक है, मिक्स्ड होती हैं, थोड़े बहुत गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, पर कोर वो कैपिटलिस्ट होती हैं। और कुछ मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल गवर्नमेंट का होता है, कमांडिंग हाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो है तो मिक्स्ड इकोनॉमी, वहां प्राइवेट लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, पर ज्यादातर बड़ा इकोनॉमी का चंक गवर्नमेंट से चल रहा है। तो इंडिया ने डिसाइड करा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, पर ज्यादातर इकोनॉमी का चंक गवर्नमेंट से चलेगा। ठीक है, तो ये इंडिया ने डिसाइड करा। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी सोच लिया। टू गिव इफेक्ट टू दिस, IPR 1956 was adopted, which enhanced the role of the government to prevent concentration of power in private hands. ये भी रीजन है कि इंडिया में ऐसा ना हो कि कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन वो रिच हो और बाकी पूरा हिंदुस्तान पुअर हो, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा ना हो, है ना। तो इसीलिए इनइक्वालिटी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम बिजनेस में आएंगे, हम इकोनॉमी में आएंगे, जिससे हम मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। अगर प्राइवेट हाथों में रहा काफी हद तक तो रिच विल गेट रिचर, पुअर विल गेट पुअरर, और बीच में एक गैप होगा इतना ज्यादा। पर अगर हम मिडिल क्लास जनरेट कर देते हैं तो ये गैप काफी ज्यादा ब्रिज हो जाएगा। जो लो क्लास है उसमें से लोग उठ उठ के मिडिल क्लास में आने लग जाएंगे और मिडिल क्लास बननी शुरू हो जाएगी। मेक सेंस? तो अब ये चीज करने के लिए गवर्नमेंट IPR में क्या लेके आई, फीचर्स क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के। इन्होंने ना जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक का नाम रखा शेड्यूल A इंडस्ट्रीज, एक का शेड्यूल B इंडस्ट्रीज, और इसका शेड्यूल C इंडस्ट्रीज। शेड्यूल A इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज होंगी जिन पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, दैट इज एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, कोल हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, एटॉमिक पावर हो गया, यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट होगी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं आ सकता। तो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपने इसमें डाल दिए जहां प्राइवेट आ ही नहीं सकता। फिर शेड्यूल B, दोज विच वर टू बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली टू सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स। इसमें पता है कौन सी इंडस्ट्रीज थी? जिसमें ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बट नए प्राइवेट प्लेयर्स अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट ही आएगी अब। ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील इसका पार्ट था। आयरन एंड स्टील में पता क्या था? जैसे आयरन एंड स्टील में ऑलरेडी जमशेदपुर में टाटाज की फैक्ट्री थी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्राइवेट वो तो रहेंगे, बट नए यूनिट्स गवर्नमेंट के बनेंगे। इसे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे काफी डोमिनेंट गवर्नमेंट की इंडस्ट्री बना देंगे हम। धीरे धीरे गवर्नमेंट के प्लांट्स खुलेंगे और गवर्नमेंट का ज्यादा शेयर होगा। ये हो गया। और शेड्यूल C वो थे जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। द रिमेनिंग वर टू बी लेफ्ट विद प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये ज्यादातर ना कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली इंडस्ट्री, ये आपकी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शेड्यूल C में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें गवर्नमेंट नहीं आ सकती, गवर्नमेंट भी आ सकती है पर प्राइवेट भी आ सकती है। ठीक है, तो शेड्यूल B तो वो था जिसको प्रोग्रेसिवली गवर्नमेंट ओन करना है, धीरे धीरे इंक्रीमेंटली। शेड्यूल C वाज ओपन फॉर प्राइवेट। ठीक है, जैसे ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट की कंपनी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। प्राइवेट फ्रीली आ सकता है पर गवर्नमेंट भी इस बिजनेस में आ सकती है। तो ज्यादातर रोल आपने गवर्नमेंट को दे दिया। एक और कारण है, आपको एक और चीज बता देता हूं। जनरली शेड्यूल A और B में जो इंडस्ट्रीज थी ना वो हैवी इंडस्ट्रीज थी।
हेवी इंडस्ट्रीज या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी मशीन्स, ठीक है, बड़े बड़े जैसे एयरक्राफ्ट्स, मशीन्स, डिफेंस वगैरह, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाल दिया आपने, ठीक है। जैसे आपने फैक्ट्री सुनी होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। ये बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज जो हैं, ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली अपने कंट्रोल में ले ली। उसका रीजन ये था क्योंकि 1952 से ना 1951 से इंडिया के 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए ना। 1956 से स्टार्ट होता था इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान, और सेकेंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस। महालनोबिस ने यह कहा था कि क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में डेवलप नहीं है, इसलिए डिमांड फॉर मशीन्स तो बहुत कम होगी, राइट, मेक सेंस। अरे अगर इंडिया में ब्रेड फैक्ट्रीज ही नहीं है तो ब्रेड फैक्ट्री को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए उसकी भी डिमांड कम होगी। तो इंडिया में अगर इंडस्ट्री नहीं है तो कैपिटल गुड्स की डिमांड तो बहुत कम होगी, राइट। तो कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में नहीं लगाएगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में नहीं करेगा। पर अगर इंडिया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री खुद नहीं बनाता तो इंडिया को मशीन्स, टूल्स वगैरह के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस ही हो, गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स बनाए धड़ल्ले से, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स में, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल ए बी में आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाल दी, मेक सेंस। इवन विद इन शेड्यूल सी देयर वाज स्ट्रिक्ट कंट्रोल थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। इवन जो प्राइवेट के लिए खोली भी हुई थी ना इंडस्ट्रीज, उसमें भी ना आपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ था उनको मैनेज करने का। उस टाइम पे, आज तो फिर भी बड़ी अच्छी सिचुएशन है, उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि एक नॉर्मल इंडस्ट्री खोलनी है ना आपने, जो आपके लिए ओपन है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, आपको कम से कम 200 लाइसेंस लेने पड़ते थे, आपको बहुत सारे परमिट लेने पड़ते थे, ठीक है, लाइसेंस लेने पड़ते थे, परमिट लेने पड़ते थे, बहुत सारे स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट के काम पूरे करने पड़ते थे, बहुत लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, ठीक है। अब उसका रीजन क्या था, गवर्नमेंट ने क्या रीजनिंग दी इस पॉइंट पे? अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लाइसेंसेस इंक्लूड कर लेगी, बहुत ज्यादा परमिट्स डाल देगी, तो डेफिनेटली बात यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सफर करेगा। जब इतनी ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बिजनेसमैन को पेपर वर्क ही इतना करना पड़ेगा, और कितने ब्यूरोक्रेट्स को पैसे भी खिलाने पड़ेंगे लाइसेंस लेने के लिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सफर करेगा। पर उस टाइम पे गवर्नमेंट का रैशनल क्या था, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था? गवर्नमेंट कहती थी कि शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज को भी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी जो इंडस्ट्री है उसे यूज करना चाहते हैं फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो उन्हें हम थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस एंड परमिट्स कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है चंडीगढ़ में, ठीक है, नाउ चंडीगढ़ इज फेयरली डेवलप्ड, ठीक है। अब मैं ना चंडीगढ़ में एक और फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूं, ठीक है, आई एम फ्री टू डू सो। अगर मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है मैं फैक्ट्री सेटअप कर दूंगा। पर उस पॉइंट पे ना, उन जमानों में गवर्नमेंट ने रखा हुआ था कि अगर आपको चंडीगढ़ में फैक्ट्री एक और इस्टेब्लिश करनी है तो आपको बहुत परमिट्स लेने पड़ेंगे। मुश्किल रखा हुआ था गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन भी करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब था, ठीक है। बट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट पता क्या था? गवर्नमेंट एक साइड पे आपको कह रही है कि चंडीगढ़ में एक और नई फैक्ट्री खोलनी है तो ये परमिट्स लेने पड़ेंगे। बट अगर आप छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में नई फैक्ट्री लगाते हो ना, कि अंडर डेवलप्ड रीजन्स इंडिया के जो है वहां नई फैक्ट्री लगाते हो अगर आप, तो गवर्नमेंट ने परमिट लेना बहुत आसान करा हुआ था, लाइसेंस लेना बहुत आसान करा हुआ था, कि अगर आपने अंडर डेवलप्ड रीजन्स में फैक्ट्रीज खोलनी है तो बहुत आसान है। पर ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स में अगर आपने फैक्ट्रीज खोलनी है तो गवर्नमेंट ने परमिट लाइसेंसेस के थ्रू बड़ा मुश्किल करा हुआ था। इससे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही थी कि पूरे इंडिया की बैलेंस डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही रीजन डेवलप होता जा रहा है और बाकी रीजन इंडिया का इग्नोर हो रहा है। अगर आप डेवलप्ड रीजन में ही फैक्ट्रीज खोल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है, पर अंडर डेवलप में खोल रहे हो तो बड़ा इजी करा हुआ है। इससे गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहीं जाए जहां गवर्नमेंट चाहती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो इंडिया की, सबका साथ सबका विकास हो। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे बताया जा सकता है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि लाइसेंसेस और परमिट्स का मेन रीजन पता क्या था? कि आपके जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनको ऐसे कंट्रोल करो कि इंडिया की ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है।
मेक सेंस? अगर सिर्फ डेवलप्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप अलाउ कर दोगे तो सिर्फ डेवलप्ड में ही डेवलप होती जाएंगी, क्योंकि डेवलप्ड रीजन्स में सारी फैसिलिटीज इजीली मिल जाती हैं, ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत होती है, सारी दुनिया डेवलप्ड में ही खोलने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ने मुश्किल कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा अंडर डेवलप्ड में खोल रहे हो तो फटाफट होगा, डेवलप में इतना आसान नहीं है। तो ऐसे गवर्नमेंट इवन शेड्यूल सी को भी कंट्रोल कर रही थी। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है। और बहुत सारी चीजें थी, नॉट जस्ट पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्नमेंट ने टाइटली रेगुलेट करा हुआ है, टाइटली कंट्रोल करा हुआ है। गवर्नमेंट ने एक और चीज करी थी, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को ना रिजर्व कर दिया था फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो गया या टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स थे जिन पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिर्फ विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही स्टैब्लिश हो सकती हैं, कोई बड़ा इंसान उसमें इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, फैक्ट्री नहीं सेटअप कर सकता उस पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है, तो कुछ वर रिजर्व्ड फॉर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। क्लियर? अच्छा, लेबर एंड फॉरेन कैपिटल वर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। लेबर कैसे कंट्रोल करी थी? थ्रू स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, कि आप हायर एंड फायर नहीं कर सकते, आप एकदम से किसी को निकाल नहीं सकते। लेबर राइट्स के लिए बहुत सारे लेबर लॉज थे, मिनिमम वेजेस दी जा रही थी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज थे जिससे कैपिटलिस्ट के मुकाबले लेबर जो सेक्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, कैपिटलिस्ट ताकि एक्सप्लॉइट ना करे लेबर को, आपने स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज डाले हुए। और फॉरेन कैपिटल आपने क्यों कंट्रोल करी हुई है? इंडिया में उस टाइम पे पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो थी कि कैपिटल अकाउंट, ईरा याद है ना, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इंडिया में उस टाइम पे फॉरेन कैपिटल ज्यादा इंडिया इनकरेज नहीं करता था। इंडिया ने उस टाइम पे पता क्या सोचा था? इंडिया ने देख लिया था कि डीकॉलोनाइजेशन तो हो चुकी है पूरे वर्ल्ड की एक तरह से, कि सारी जो कॉलोनियल पावर्स हैं पुरानी वो अब वापस जा रही हैं, पर ये कॉलोनियल पावर्स ना वापस तो जा रही हैं, पॉलिटिकली तो डीकॉलोनाइज कर रही हैं, बट अभी भी इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। उसका नाम इन्होंने दिया था नियो कॉलोनियलिज्म, जहां पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं होती पर इकोनॉमिक डोमिनेशन होती है। अब इंडिया ने सोचा कि अगर इंडिया में हम फॉरेन कैपिटल ले आते हैं, बाहर के बिजनेसमैनों का पैसा, कैपिटल, लोन्स ले आते हैं, तो इंडिया एक तरह से इन फॉरेन कैपिटलिस्ट का गुलाम हो सकता है इकोनॉमिकली। तो इंडिया ने सोचा हम अपनी ही कैपिटल यूज करेंगे, फॉरेन कैपिटल वुड बी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, आने ही नहीं देंगे फॉरेन कैपिटल अनलेस हमें कोई टेक्नोलॉजिकल फायदा हो रहा है। मान लो अनलेस कोई बाहर से ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लेके आ रहा है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, सिर्फ उसी कंपनी के पास है, फिर हम ले आएंगे, पर वैसे हम किसी को आने नहीं देंगे। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल को पे आपने पूरा कंट्रोल रखा है, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल। लेबर पे आपने स्ट्रिंजेंट कंट्रोल रखा है, और उस टाइम पे आपकी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी पार्शियल थी। आज तो आपकी फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ना, उस जमाने में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा मुश्किल रखे हुए थे, बहुत कम रखे हुए थे। सिर्फ एसेंशियल चीजें जो इंडिया खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसके इंपोर्ट्स इजीली अवेलेबल थे, बाकी इंपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट बैन सा ही था। ऑलमोस्ट बैन मतलब अलाउड है, पर इंडिया ने ना एक सेट करा हुआ था कोटा, कि मान लो गोल्ड पे कोटा है। ठीक है, पहले तो गोल्ड के इंपोर्ट्स बैन थे, तो तभी गोल्ड की स्मगलिंग होती थी बॉम्बे वगैरह में। जितने भी आज बॉम्बे के माफिया हैं, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, ये गोल्ड स्मगलिंग से बड़े हुए थे। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना कई लग्जरी गुड्स पे कोटा कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गोल्ड ही लगा लो, मान लो, तो गोल्ड पे गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ है। कोटा मतलब एक साल में इतने मीट्रिक टन से ज्यादा या इतने टन से ज्यादा इंडिया में गोल्ड नहीं आ सकता एक साल में। ठीक है, तो कोटा एस्टैब्लिश करा हुआ है डिफरेंट गुड्स में कि एक साल में इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे कर्ब करा हुआ है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इंपोर्ट्स डिस्करेज ही किए जाएं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को भी डिस्करेज करती थी। क्यों? उसका बड़ा सिंपल रीजन था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में जितने भी गुड्स बने ना वो इंडिया की पॉपुलेशन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि लोग गुड्स बनाएं और एक्सपोर्ट करते जाएं और उन्हीं गुड्स की स्केर्सिटी हो इंडिया में, तो इंडिया के लिए पूरे पड़े गुड्स, इसलिए एक्सपोर्ट्स भी काफी हद तक रोके हुए थे। As a matter of fact, back in those days, India kind of almost closed economy सी था, completely closed नहीं था, पर kind of closed economy था। इंडिया imports discourage करता था, exports discourage करता था। इंडिया चाहता था हमारी इकोनॉमी खुद वो हो, सेल्फ रिलायंट। ठीक है,
इंडिया इंपोर्ट डिस्करेज करता था ना, तभी इंडिया की उस टाइम की पॉलिसी को हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। आईपीआर 1956 की जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी थी ना, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इंडिया चाहता था कि बाहर से हम इंपोर्ट्स कम से कम करें और बाहर से जो चीजें हम इंपोर्ट करनी थी वो हम खुद ही बना लें, इंपोर्ट्स को इंडिया में ही सब्स्टिट्यूट कर लें। जो भी बाहर से चीजें मिल सकती हैं उन्हें इंडिया में ही बना के सब्स्टिट्यूट कर लें। बाहर से गाड़ियां आ सकती हैं, इंडिया में उस टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है, BMW मर्सिडीज की गाड़ियां आ सकती हैं, पर इंडिया ने उन पे इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई थी कि BMW मर्सिडीज इंडिया में आते आते बहुत महंगी हो जाती थी, ठीक है। वो किस लिए करी? ताकि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हो सके, ताकि इंडिया के ही लोग ना सेटअप कर सके, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ जाए, इंडिया खुद बनाना शुरू कर दे, इंडिया गाड़ियों का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर ले। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब बाहर से मंगाने के बजाय खुद ही बना लो, ठीक है। इंडिया ये फॉलो करता था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। ऑलराइट, अच्छा, सिर्फ पूरी इकोनॉमी पे इंडिया ने कंट्रोल करा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे तो कंट्रोल करा हुआ है इंडिया की गवर्नमेंट ने, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, फॉरेन ट्रेड पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, फॉरेन कैपिटल पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। आप जानते हो 1969 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नेशनलाइजेशन कर दी और स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया, हम कर चुके हैं बैंक्स में, स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया आपने फाइनेंशियल सेक्टर पे भी। नरसिम्हन कमेटी जो 1991 में बनी थी उसके बाद आपने बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइज करा था। तो पूरी इकोनॉमी पे आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का फायदा, ठीक है। अब हम और फायदे भी देख लेते, एक एक करके फायदे देख लेते कि आईपीआर से इंडिया को फायदा क्या हुआ है। एक, बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइजेशन में हमने देखा था कि नेशनलाइजेशन से क्या हुआ, इंडिया की सेविंग्स वर चैनलाइज्ड टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। प्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी से पता क्या हो फायदा हुआ, इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। अगर आप BMW मर्सिडीज की गाड़ियां इंडिया में अलाउ कर देते तो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप ही ना होती, ठीक है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो ना हो पाती अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मैच्योर ही ना होने देते। उसके लिए आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कंपटीशन से। वो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? उनके प्रोडक्ट्स आने ही नहीं दोगे, कोटा में रखोगे, और अगर आने भी दोगे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी रखोगे कि इंडिया में आके वो सुपर महंगे हो जाते हैं, राइट। तो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बास्केट ना डाइवर्सिफाई हो गया, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने लगे। व्हाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आपने अलाउ ही नहीं करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ करा, तो इंडिया को खुद ही बनाने पड़े, राइट। तो आपका इंडस्ट्रियल बास्केट डाइवर्सिफाई हो गया, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स खुद बनाने लगे जो शायद आप कभी बना भी ना पाते, आपकी कॉम्पिटेंस ही नहीं थी, फिर भी आपने कॉम्पिटेंस जनरेट करी और बनाए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में मिडिल क्लास जनरेट हुई जिसकी बाइंग पावर भी थी, और जब मिडिल क्लास जनरेट होती है डिमांड बढ़ जाती है, तो जब डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, मार्केट में डिमांड है तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। मेक सेंस? ठीक है। तो ये कुछ दो फायदे थे और बहुत सारे फायदे थे आईपीआर 1956 के। पर फिर क्यों 1991 में आके हमने इस पूरी पॉलिसी को तहस नहस कर दिया? 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे जिन्हें हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिफोर 1991 इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। 1991 के बाद आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया। 1991 से पहले ज्यादातर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ओनरशिप में थी, 1991 के बाद आपने ज्यादातर इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा। 1991 से पहले आपके फॉरेन ट्रेड मिनिमम सा था, आप लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी थे, आपके इंपोर्ट्स कम थे, आपके एक्सपोर्ट्स कम थे, ठीक है। कुछ ही चीजें हम इंपोर्ट करते थे, पेट्रोलियम वगैरह, खैर। पर 1991 के बाद आपने डिसाइड करा कि हम फॉरेन ट्रेड बढ़ाएंगे अपना, हम फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में अलाउ करेंगे जिससे आप ग्लोबलाइज हुए, ग्लोबल कनेक्शंस बढ़े। तभी 1991 के रिफॉर्म्स को हम एलपीजी कहते हैं। तो जो आईपीआर 1991 आई थी ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991, वो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई थी। क्लियर? मेक सेंस? अब एलपीजी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या हो गया था प्रॉब्लम, क्या हो गई थी प्रॉब्लम विद आईपीआर 1956? देखो, आईपीआर 1956 के अभी तक आपने एडवांटेजेस तो देख लिए, अब ये देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या थे। सोच तो बहुत अच्छी थी और शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी, पर जैसे जैसे ये सिस्टम बढ़ता गया ना, वैसे वैसे हमें नुकसान दिखने लग गए, इंडिया की इंडस्ट्री गिरने लग गई, जिसकी वजह से आपने इंडिया की इंडस्ट्री को लिबरलाइज करा, प्राइवेटाइज करा और ग्लोबलाइज करा। अब कैसे, ध्यान से सुनना। एक आपके ना जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर लॉर्ड माउंटबैटन, सी राजगोपालाचारी, उन्होंने बाद में ना कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्रता पार्टी बना ली थी, क्योंकि वो इंडिया की इस सोशलिज्म वाली पॉलिसी से अग्री नहीं करते थे। वो शुरुआत से कहते थे कि इंडिया में एलपीजी होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्रिटिसाइज करा था इसको, इन्होंने कहा था कि ये आईपीआर 1956 आने की वजह से ना इंडिया में शुरू हो गया है लाइसेंस कोटा परमिट राज। लाइसेंस कोटा परमिट राज उन्होंने कहा था एक बिजनेसमैन की जिंदगी जहन्नुम है। क्यों? क्योंकि उसे मल्टीपल लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोटा लगा हुआ है, और परमिट उसे मैक्सिमम लेने पड़ते हैं। इस वजह से इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा खराब है, और जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होगा वहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कैसे इंप्रूव करेंगे, वहां पे बिजनेस क्लाइमेट कैसे इंप्रूव होगा, राइट? उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना खराब है जिसकी वजह से करप्शन बढ़ती जा रही है। अब करप्शन कैसे बढ़ेगी? देखो, जितने ज्यादा आप लाइसेंस रखोगे, जितने ज्यादा आप परमिट रखोगे, उतनी ज्यादा आप पावर दे रहे हो ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है। इसीलिए 1991 से पहले ब्यूरोक्रेट्स तो माई बाप होते थे। बिजनेस करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता था जितना ब्यूरोक्रेट होना होता था, अगर आप करप्शन करते हो तो, ठीक है। ब्यूरोक्रेट पे इतनी पावर थी कि वो बिजनेसमैनों को तो ऐसे चराता था। क्यों? क्योंकि इन्हीं बिजनेसमैन को इन्हीं ब्यूरोक्रेट से मल्टीपल लाइसेंस लेने पड़ते थे, मल्टीपल परमिट लेने पड़ते थे, इनके रहमो करम पे ही रहना पड़ता था, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बिकॉज मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, मल्टीपल परमिट्स लेने पड़ते हैं, इसीलिए आपको ये लाइसेंस परमिट लेने के लिए पैसे भी खिलाने पड़ते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के पास इंसेंटिव है ना, नहीं देता मैं लाइसेंस, चाहे आपका सारा पेपर वर्क है फिर भी मैं लाइसेंस नहीं देता, कौन पूछ रहा है? तो आप कुछ पैसे खिलाते हो। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनके नीचे जो क्लर्क्स भी हैं, उनमें ना बहुत ज्यादा वो इंड्यूस हुआ, जिसके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, रेंट सीकिंग बिहेवियर। रेंट सीकिंग बिहेवियर का मतलब, अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में दे दी जाती है ना, तो उससे आप पैसे कमाने की सोचते हो। अब लाइसेंस देना आपके कंट्रोल में, तो इस लाइसेंस पे आप रेंट सीक करोगे कि मुझे इतने पैसे दे अंडर द टेबल, तब लाइसेंस मिलेगा। तो इंडिया में एक बिजनेसमैन को बहुत पैसा खिलाना पड़ता था, इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे, उन पे इतना पैसा खिलाना पड़ता था, तब जाके वो इंडस्ट्री सेटअप कर पाता था ना। इससे हो क्या गया, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्राइवेट, जो छोटे स्मॉल प्लेयर्स हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो बड़े पावरफुल लोग हैं, जिनके गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस हैं, जिन पे पैसा बहुत है खिलाने को, वो इंडस्ट्री सेटअप कर पा रहे थे। और जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, पर क्रिएटिव है, पर इनोवेटिव है, पर एंटरप्रेन्योरियल है, वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे। उनके क्रिएटिव एनर्जीज को रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा खिलाना पड़ेगा, लिंक्स नहीं है गवर्नमेंट के साथ। सो क्या हो रहा था इंडिया में? इंडिया में जहां पे प्राइवेट के लिए इंडस्ट्रीज अलाउड हैं, वहां पे सिर्फ बड़े बड़े पावरफुल लोगों की मोनोपोली है। छोटे छोटे लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। इस चीज को ना उस टाइम पे ऐसे कहते थे, नेता बाबू बनिया नेक्सस। नेता मींस पॉलिटिशियन, बाबू मींस ब्यूरोक्रेट, बनिया जनरली इज अ टर्म यूज फॉर बिजनेसमैन। तो कहते थे इंडिया में ये नेक्सस था, जो पावरफुल बिजनेसमैन है वो ब्यूरोक्रेट्स को भी जानता है, पैसे भी खिला सकता है, पॉलिटिशियंस को भी जानता है, पैसे भी खिला सकता है, और वो ही आएगा। तो इंडिया में क्या हो गया? इंडिया में एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ऊपर से दूसरी जगहों पे जहां प्राइवेट है वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, मोनोपोली है, टाटास बिरलास वगैरह ही हैं, बाकी कोई आ ही नहीं सकता, राइट? तो हमारा एम था आईपीआर 1956 का कि इंडिया में इनइक्वालिटी कम हो, पर बिजनेस एनवायरनमेंट में तो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बिजनेस कर पा रहे हैं, बाकी कर ही नहीं पा रहे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब है, करप्शन खराब है, कई इंडस्ट्रीज में मोनोपोली है और कई जगहों पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है।
ठीक है। और दूसरी जगह बिकॉज गवर्नमेंट में सबकी पक्की नौकरियां लगी हुई हैं, पक्की जॉब्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में तो पक्की जॉब्स थी, गवर्नमेंट पीएसयूज में, तो उनके अंदर ना कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो अच्छा परफॉर्म करें। उनके पास फिक्स तनख्वाह आ रही है, चाहे काम करें चाहे ना करें। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट की खुद की इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट थी, लॉस मेकिंग हो रही थी। आधी से ज्यादा पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, लॉस मेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज लॉस मेकिंग। तो इंडिया ने इतना पैसा इन्वेस्ट करा और वो लॉस मेकिंग है, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग हो गई। मोनोपोली की वजह से प्राइवेट लोग अपनी जो स्मॉल प्राइवेट प्लेयर्स थे वो इंडस्ट्रीज नहीं खोल पा रहे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या पता वो इंडस्ट्री खोलते इंडिया में इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती, पर अब वो नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने इनको ये बोल दिया, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में एक्सेस करो, राइट। तो इंडिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लूज कर रहा है। इंडिया कई इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा लॉसेस झेल रहा है, सो मच सो कि 1991 तक आते आते आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। रिमेंबर हमने एक्सटर्नल सेक्टर में करा है बीओपी क्राइसिस, कि आपका इंपोर्ट कवर सिर्फ 14 दिन का रह गया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है, आपका बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस में है, ठीक है, बिल्कुल बैंक कोलैप्स होने वाले हैं, और आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर तो क्राइसिस में था। तभी 1991 में आपने डिसाइड करा कि बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज करेंगे नरसिम्हन कमेटी से, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करेंगे थ्रू आईपीआर 1991, और आपका फॉरेन ट्रेड सेगमेंट को भी आप लिबरलाइज करोगे बाय इनिशिएटिंग करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड लिबरलाइजिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। फॉरेन कैपिटल भी लिबरलाइज करो, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन करो, इंडस्ट्री लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो। गवर्नमेंट की मोनोपोली और गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं उनकी पक्की तनख्वाह है, वो नहीं काम करेंगे, प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो, फॉरेन इंडस्ट्रीज को आने दो इंडिया में। Clear? Make sense? And hence you came up with Industrial Policy Resolution 1991. ये इंडिया की आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, बंच ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपने पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। पहले जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी थी ना, वो ज्यादातर थी टिल्टिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। 1991 के बाद आपने अपनी इकोनॉमी को टिल्ट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स प्राइवेट कैपिटलिज्म, ठीक है। IPR 1991. It was a major structural break for the economy. This policy deregulated the industry in a substantial manner. Major objectives क्या थे इस पॉलिसी के? करेक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट डिस्टॉर्शन, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही थी वो। रिमूव द कंट्रोल्स एंड बर्डन्स ऑन इंडस्ट्री, लाइसेंस, परमिट, कोटा, ये इतने सारे आपने इन पे लाइसेंसेस रखे हुए, कम कर दो। सो मच सो इंडिया ने एक कुछ इंडस्ट्रीज में तो ऐसा कर दिया कि लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं, जीरो लाइसेंसेस कर दिए। कहां? उसी इंडस्ट्री पे बिफोर 1991 100 या 150 लाइसेंसेस होते थे, ठीक है। टू प्रोवाइड गेनफुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट हो। टू अटेन ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, तो आप ग्लोबली कैसे कंपीट करोगे? अगर आप फॉरेन कंपनीज से कंपीट करोगे, मतलब फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ करोगे इंडिया में आए और इंडिया भी बाहर जा सके, अगर आप अपनी इकोनॉमी खोलोगे तभी तो फॉरेन कंपनीज से कंपीट करोगे और कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी तो आपको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया हुआ है, क्लोज करा हुआ है, तो आप बाहर के कंपटीशन से शील्डेड हो, ठीक है। आपकी मोनोपोली है, जो मन में आए कर ही जा रहे हो, पर जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे, फॉरेन से कंपटीशन आएगा, आप भी अपने आप को अपग्रेड करोगे, एफिशिएंट होगे। लिबरेट द इंडस्ट्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज खत्म करो। बाबू बनिया और क्या था, नेता बनिया नेक्सस खत्म करो, ओके। रिमूव एंट्री बैरियर्स एंड एनकरेज फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो यहां से आपने एफडीआई अलाउ करना शुरू करा, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करनी शुरू करी। याद रहे 1956 में आपने क्या रखा हुआ था, लेबर और फॉरेन कैपिटल पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, आने ही नहीं दे रहे, अब आप फॉरेन कैपिटल आने दे रहे हो, राइट। आपको याद होगा 1991 से पहले कोको कोला पेप्सी थी ही नहीं, ठीक है। 1991 से पहले 1991 के बाद आए हैं ये कोको कोला, पेप्सी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज बेवरेजेस की, और कोको कोला ऐसी आई कि पूरे इंडिया में फैल गई, ठीक है। इंडिया में पहले क्या कैंपा कोला होती थी, क्लियर, या कैनेडा ड्राई वगैरह ये सारी होती थी। कोको कोला पेप्सी बाद में आई है 1991 में, तब आपने अलाउ ही नहीं करा हुआ था, वही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी कि अगर कोक और पेप्सी ऐसे फिजी ड्रिंक्स बना रही है तो हम वही इंडिया में बना लेंगे, कैंपा कोला बना दिया आपने। पर 1991 के बाद आपने खोल दिया कि कैंपा कोला चाहे तो रहे
पर बाहर से अब कोको कोला भी अलाउ करो, क्योंकि कैंपा कोला को भी कंपीट करना है उनसे, कंपटीशन मिलना चाहिए, तभी वो एफिशिएंट होगा, राइट। ऐसे ही, ये तो सिर्फ बेवरेजेस की बात कर रहा हूं, सारे सेक्टर्स में ऐसा हो गया, ठीक है। फीचर्स क्या थे? एक्सेप्ट एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज ऑल द अदर सेक्टर्स वर डी रिजर्व्ड। मतलब अब गवर्नमेंट ने कहा है सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज और डिफेंस एक हद तक सिर्फ वो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट ओनरशिप में होगा, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं। पहले क्या था, शेड्यूल ए में इतनी सारी इंडस्ट्रीज थी जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। अब आपने क्या कर दिया, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज हमारे पास रहने दो, बाकी सब में प्राइवेट आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरियस रिजर्व सेक्टर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व। कुछ सेक्टर आपने विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व करे हुए थे, वो डी रिजर्व कर दिया कि बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं उसमें। नीड फॉर लाइसेंसेस वर डन अवे विद। लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप अल्कोहल का बिजनेस करो तो लाइसेंस लेना है, हैजर्डस केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का बिजनेस करो तो, ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करो तो, एक्सप्लोजिव्स या एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो तो आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। सिर्फ इन्हीं के लिए लाइसेंस है, बाकी किसी के लिए लाइसेंस ही नहीं है। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज डन अवे विद। एक्सचेंज रेट आपने पहले डी वैल्यू करा, फिर फ्लोट कर दिया। रिमेंबर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, राइट। तो पहले आपने अपनी करेंसी डी वैल्यू करी, फिर फ्लोटिंग पे डाल दिया कि मार्केट डिसाइड करे करेंसी भी। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए और बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, जिन सारे रिफॉर्म्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं फेमसली एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, thus the policy was more market friendly and aimed at making the best use of available entrepreneurial talent in a conducive industrial environment. Alright, तो ये था हमारी पूरी 1991 तक की हिस्ट्री। और 1991 के बाद क्या हुआ, आपने सारे सेक्टर्स खोल दिए, ठीक है। तो 1991 से लेके अब तक यही जो आईपीआर 1991 है, यही एक तरह से चल रही है। अब आपकी इकोनॉमी काफी ज्यादा ओपन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते हो, काफी ज्यादा आप स्टार्टअप्स को इंकरेज करते हो, काफी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करते हो। अब काफी ज्यादा आपकी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड है, प्राइवेटाइज्ड है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, 1991 में ना हमने अपनी इकोनॉमी काफी हद तक खोल दी थी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी इकोनॉमी खोली सारी 1991 में खोली। 1991 में भी आपने पार्शियली इकोनॉमी खोली थी, उसके बाद धीरे धीरे सिंस 1991 टू 2020 अब धीरे धीरे और खोलते गए इकोनॉमी अपनी। पहले इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में ना फॉरेन कंपनीज नहीं आ सकती थी, एफडीआई पे कैप थी। धीरे धीरे आपने फॉरेन इंश्योरेंस को भी इंश्योरर्स को भी आने देना शुरू करा। 1991 से लेके 2020 तक भी आपने धीरे धीरे और खोली है। 1991 में कंसिडरेबली खोल दी थी इकोनॉमी, बट उसके बाद भी ये खोलने का प्रोसेस जारी रहा, एलपीजी जारी रहा। ऑलराइट, तो अब हमें पूरा समझ आ गया है कि ये पूरी एवोल्यूशन इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसे रही है, कैसे इंडिया की इकोनॉमी सिंस 1956 से लेके अब तक कैसा रहा है। पूरी जर्नी का ब्रीफ ओवरव्यू पता चल गया। अब हम बात करेंगे करंट चैलेंजेस फेस बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर के। आज के इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं, और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखेंगे और फिर हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। पर ये सारी चीजें हम करेंगे कल के लेक्चर में। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। I'll see you tomorrow with next part of industrial sector. Okay? हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।